अस्सलाम वालेकुम। अगर हम हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन सी क्लासेस हैं ड्रग्स की जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करेंगी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो हमने बात की थी, इसमें बेसिकली एस इनहिबिटर्स हैं हमारे पास कुछ ड्रग्स, और कुछ ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो हम ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के अलावा हम डायोरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। डायोरेटिक्स के बाद हम इसके अंदर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स हैं। वेजोडाइलेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं कुछ। आइनोट्रोपिक एजेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं। अब ये तो है हमारे पास कुछ क्लासेस जो हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके अंदर अगर हम बात करें एस इनहिबिटर्स की या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की या बीटा ब्लॉकर्स की, ये ऑलरेडी हमने लेक्चर इस पे जो अपलोड कर दिए हुए हैं, उसका मैं लिंक जो है आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लें। डायोरेटिक्स, वेजोडाइलेटर्स और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की, जिसमें बेसिकली ड्रग जो है डाइजॉक्सिन है या एक ड्रग होती है डिजिटॉक्सिन। ये बेसिकली हमारे पास जो ड्रग्स हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स। क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास एक प्लांट होता है डिजिटैलिस या फॉक्स ग्लोव इसका नाम है, यहाँ से हमें ऑब्टेन होती है, इस वजह से हम इसको डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। अब इसमें ज़रूरी ये है कि ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं डाइजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, ये बेसिकली आइनोट्रोपिक हैं। आइनोट्रोपिक का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। इसमें से एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजॉक्सिन या डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड को एक्सप्लेन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म है और बहुत आसान है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी मसल्स हैं, चाहे वो कार्डियक मसल्स हैं या कोई भी मसल है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह से होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्डियक सेल है। अब कार्डियक सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक चैनल होता है, पंप होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase। इसका क्या मकसद होता है कि ये क्या करता है, जो अंदर सोडियम है इसको सेल से बाहर निकालता है, और पोटेशियम जो है वो सेल के जो बाहर है वो सेल के अंदर आ जाती है। होता यह है कि 3 मॉलिक्यूल जो सोडियम है वो बाहर जाएंगे सेल से, और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के वो सेल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जो है वो इंट्रासेलुलरली कम हो जाएगी। जब ये सोडियम कम होगी तो यहाँ पे एक और चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या काम करता है, सोडियम देखो यहाँ पे क्योंकि कम हो गई है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सोडियम सेल के अंदर भेज देगा और कैल्शियम जो है वो सेल के बाहर भेज देगा। तो सोडियम सेल के अंदर आ रही है और कैल्शियम यहाँ से सेल के बाहर जा रही है। अब कैल्शियम यहाँ पे कम हो जाएगी तो यहाँ पे इसका जो ल्यूमिनल साइड है वहाँ पे एक और चैनल होता है L टाइप कैल्शियम चैनल। L टाइप कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, यहाँ से कैल्शियम को सेल के अंदर भेजते हैं। अब कैल्शियम जब भी सेल के अंदर आएगी उसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम ये जो आएगी सेल के अंदर ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। तो ये क्या करती है, यहाँ पे हमारे होता है एक सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम स्टोर होती है। ये कैल्शियम जो L टाइप कैल्शियम चैनल से अंदर आएगी, ये क्या करेगी, यहाँ पे जाके इसको बाइंड करेगी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यहाँ से जो कैल्शियम है ये बाहर रिलीज हो जाएगी। अब ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम यहाँ से बाहर आएगी तो ये क्या करवाएगी, ओवरऑल जो सेल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद ये वापस यहाँ से एंटर होकर दोबारा से स्टोर हो जाएगी इसके अंदर जाके। लेकिन ये जो कैल्शियम है ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके सोडियम के साथ एक्सचेंज होके ये कैल्शियम बाहर चली जाएगी, सेल के साथ, सेल के बाहर चली जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से रिलैक्सेशन हो जाएगी, फिर दोबारा से कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से जो आपने याद रखना है कि जो रिलीज हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कैल्शियम रिलीज होगा वो दोबारा से उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो एंटर हो रहा है वो बाद में जाके बाहर चला जाता है सेल के।
अब होता ये है कि जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये जो कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है, ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकती। ये क्या करेगा, इससे कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। फ्री कैल्शियम जब ज़्यादा होगी यहाँ पे, वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगी। अब इन केस हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम ये वाला जो चैनल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, अगर इसको हम ब्लॉक कर दें तो उससे क्या होगा। देखो, हम जब भी डाइजॉक्सिन लेंगे या डिजिटॉक्सिन लेंगे, इसने क्या करना है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को इनहिबिट करना है। ये इसका मैकेनिज्म है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो नॉर्मली ये क्या कर रहा था, सोडियम को सेल के बाहर निकाल रहा था। लेकिन जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा। जब सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे सोडियम के लेवल बढ़ जाएंगे। जब यहाँ पे सोडियम के लेवल बढ़ेंगे तो यहाँ से मज़ीद सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। देखो, यहाँ पे सोडियम तब सेल के अंदर आ रहा था जब यहाँ पे सोडियम कम था। ये आपने याद रखना है कि जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से उसने कम की तरफ मूव करना है। अब हमने जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को ब्लॉक कर दिया, सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहाँ से सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। जब यहाँ से सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा तो कैल्शियम भी सेल के बाहर नहीं जाएगा। कैल्शियम भी सेल के बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो, ये कौन सी कैल्शियम है जो यहाँ से एंटर हो रही है, एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू। और हमने कहा कि ये कंसंट्रेशन इतनी कम है कि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकती। इसने क्या करना है, बाइंड करना है यहाँ पे। ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम रिलीज करेगा, उसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब समझ लें कि यहाँ से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो है कुछ यूनिट्स, हम कहते हैं 50 यूनिट्स रिलीज हो रहा है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। अब उसके बाद उसने दोबारा से जाके वहाँ पे स्टोर हो जाना है। लेकिन जब ये कैल्शियम बाहर नहीं जाएगी, ये कैल्शियम भी इसके साथ जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 50 यूनिट्स थे पहले, वो कितने हो जाएंगे, 50 यहाँ से एंटर हो जाएंगे तो 100 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जब नेक्स्ट साइकिल आएगा, यहाँ से कैल्शियम चैनल दोबारा एंटर हुए, उसने दोबारा से इससे कैल्शियम रिलीज करवाई। रिलीज करवाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन करवाई। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब क्या हुआ कि दोबारा से यहाँ से कैल्शियम ने बाहर नहीं जाना, क्योंकि हमने इसको ब्लॉक किया हुआ इस चैनल को। तो वो वाला कैल्शियम दोबारा से स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इंक्रीज होने के साथ साथ उसके बाद जब काफ़ी साइकिल्स इंक्रीज हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा साइकिल्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हार्ट की, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से आपने ये याद रखना है कि जब भी हम डाइजॉक्सिन लेंगे तो इसका फ़ौरन से इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कुछ दिन लगेंगे इसके इफ़ेक्ट्स आने में, 5, 6, 10 दिन लगते हैं डाइजॉक्सिन के इफ़ेक्ट आने में। वो इसीलिए कि यहाँ पे जो कैल्शियम स्टोर्ड है, इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो कैल्शियम आ रहा है वो इंक्रीज़ करवा रहा है। यहाँ पे जो भी कैल्शियम आएगा वो यहाँ से रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम को। उसके बाद ये सारी कैल्शियम दोबारा स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे कैल्शियम स्टोरेज बढ़ेगा, उसके बाद जब वो रिलीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारी डाइजॉक्सिन है या डिजिटॉक्सिन है, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएंगी। इसी वजह से इन ड्रग्स को हम बोलते हैं ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। अब इसके साथ साथ आपको जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के साथ साथ ये जो ड्रग्स हैं ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक हैं और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हैं। आइनोट्रोपिक पॉजिटिव का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का क्या मतलब हुआ। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब है कि हार्ट रेट जो है इस ड्रग से डिक्रीज हो जाएगा। वो किस तरह से डिक्रीज होगा, डाइजॉक्सिन जो है ये वेगोमाइमेटिक है। ये क्या करती है, वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है। और वेगस का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो किससे है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हार्ट रेट ये ड्रग डिक्रीज कर रही है। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है। लेकिन ये क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हमारे पास इसके अंदर एक डाइजॉक्सिन है और एक जो है वो डिजिटॉक्सिन है। इसमें एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डाइजॉक्सिन जो है ये मेनली एलिमिनेट होती है किडनी के थ्रू, और जो डिजिटॉक्सिन है ये मेनली एलिमिनेट होती है लिवर के थ्रू। इसका मतलब है अगर किसी को किडनी फेलियर है तो उसमें हम डाइजॉक्सिन यूज़ नहीं करेंगे, और अगर किसी को
हिपैटिक फेलियर है या लिवर डिजीज़ है, उसमें हम डिजिटॉक्सिन को बड़े केयरफुली यूज़ करेंगे। डिजिटॉक्सिन का तो वैसे आपको ये है कि डिजिटॉक्सिन अब नॉर्मली यूज़ ही नहीं हम करते, लेकिन अगर हमें यूज़ करनी पड़ती है इन केस, तो हमें ये पॉइंट जो है वो याद रखना है कि डिजिटॉक्सिन जो है वो लिवर के थ्रू एलिमिनेट हो रही है, लेकिन जो डाइजॉक्सिन है वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो रही है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डाइजॉक्सिन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइजॉक्सिन, सबसे पहले जो है आपने ये याद रखना है कि डाइजॉक्सिन जो है इसने एरिथमियाज करवाने हैं। एरिथमिया के अलावा ये क्या करवाता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसके अलावा पैरोक्सिस्मल टैकीअरिथमियाज ये करवाएगी, इसके अलावा फिब्रिलेशंस एंड फ्लटर, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जब भी हम लेंगे डाइजॉक्सिन। फिब्रिलेशन हो गया, फ्लटर हो गए, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा ये ड्रग जो है नोजिया और वॉमिटिंग, इसके अलावा ब्रैडियरिथमियाज हो सकते हैं। ब्रैडियरिथमिया का मतलब है कि हार्ट रेट कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ब्रैडियरिथमियाज होंगे। सीएनएस डिस्टर्बेंसेस, इसके अलावा साइट डिस्टर्बेंसेस, और साइड डिस्टर्बेंस में मेनली क्या होता है, येलो विजन हो जाती है। तो ये सारे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जब भी हम डाइजॉक्सिन यूज़ करेंगे या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो ड्रग्स हैं ये यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हैं। अब देखिए, हमने एस इनहिबिटर्स जब पढ़े थे, हमने ये बात की थी कि एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, हाइपरकैलीमिया करवाते हैं, पोटेशियम के लेवल इंक्रीज करवाते हैं। लेकिन जो डाइजॉक्सिन है ये हाइपोकैलीमिया करवाती है, पोटेशियम के लेवल्स डिक्रीज करवाती है। अब इनमें एक तो इंटरेक्शन आपको ये याद रखना है कि जब भी हम ये कॉम्बिनेशन में ले देंगे एस इनहिबिटर के साथ, तो डाइजॉक्सिन की जो एक्टिविटी है ये कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम ये याद रखना है कि कोई भी ड्रग जो कि ऐसी कोई भी ड्रग जो कि हार्ट रेट को कम करती है, अगर हम इसको डाइजॉक्सिन के साथ देंगे तो उसकी वजह से एवी ब्लॉक हो जाएगा। ये आपने याद रखना है वाइवा और एमसीक्यू के लिए कि जब भी हम डाइजॉक्सिन को किसी ऐसी ड्रग के साथ देते हैं जो कि हार्ट रेट को कम करती है, तो उसके साथ क्या होगा, एवी ब्लॉक हो जाएगा। एक ये आपने इंटरेक्शन याद रखना है। दूसरा इसका इंटरेक्शन किसके साथ है, एस इनहिबिटर्स के साथ, कि जब भी हम ये दोनों ड्रग्स यूज़ करेंगे तो डाइजॉक्सिन की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है इस ड्रग के साथ, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले काम क्या है, ये सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। और इसकी टॉक्सिसिटी को अगर हमने कम करना है तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम क्या करते हैं, फैब फ्रेगमेंटेड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंटेड एंटीबॉडीज़ हैं ये यूज़ करेंगे अगेंस्ट डाइजॉक्सिन, तो डाइजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो डाइजॉक्सिन है उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, उसको मज़ीद नहीं लेंगे। फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, क्योंकि इस ड्रग ने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने से क्या करेगी, हमने अभी पढ़ा कि पोटेशियम के लेवल कम कर देती है, हाइपोकैलीमिया करती है। तो हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। अब इसमें एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम किसी को डाइजॉक्सिन देंगे तो हमने मेक श्योर करना है कि उसके पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। हम क्या करते हैं, अगर किसी को डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो क्योंकि पोटेशियम के लेवल कम हो जाते हैं, तो साथ में हम क्या करते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि पोटेशियम के लेवल जो है वो मेंटेन रहें। इसके अलावा क्योंकि ये ड्रग जो है हार्ट रेट को कम करती है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, साथ में एट्रोपिन दे सकते हैं। एट्रोपिन क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगी। तो ये सारी चीज़ें हम करके टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ड्रग जो है एरिथमियाज वगैरह करवा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिडोकेन और फेनिटोइन यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिनिकल में आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि डाइजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको हम कैसे रिवर्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करके टॉक्सिसिटी को है रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना हार्ट फेलियर में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि अगर हम हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जो भी हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या कंसिड्रेशन जो है वो करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर किसी को हार्ट फेलियर है और हम उसको एस इनहिबिटर दे रहे हैं, पहली बात तो ये कि एस इनहिबिटर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, बेस्ट ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। लेकिन
हार्ट फेलियर कुछ जो है वो एक्यूट हार्ट फेलियर होते हैं, कुछ लोगों को कुछ को जो है वो स्टेबल हार्ट फेलियर होता है या क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है। तो अगर हमने एस इनिप्टर्स देने हैं या कोई भी ड्रग देनी है तो पहले हमें यह देखना है कि उसको जो हार्ट फेलियर है वो एक्यूट है या स्टेबल है। तो अगर किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर है, एक्यूट हार्ट फेलियर के केस में हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को आईवी आइनोट्रोपिक एजेंट देंगे। आईवी एनोट्रोपिक के साथ साथ हम उसको डायूरेटिक्स देंगे। ठीक है, तो अगर किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्टेंट जो है वो उस पेशेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर है तो उसमें आपने याद रखना है कि आईवी की फॉर्म में हमने आइनोट्रोपिक एजेंट देने हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट जो भी हमने बात की डाइजॉक्सिन की। इसके अलावा डायूरेटिक्स देंगे। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उस केस में क्या होगा, स्टेंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को स्टेबल हार्ट फेलियर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पेशेंट में हम एस इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे और साथ में हम क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे अगर किसी को स्टेबल हार्ट फेलियर है। इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर के साथ साथ इसमें डाइजॉक्सिन भी दे सकते हैं। तो ये आपने क्राइटेरिया जो है ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये इसमें याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर है तो उस केस में बीटा ब्लॉकर जो है वो कभी यूज़ नहीं करने, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं अगर किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर है तो। इसके अलावा जो एस इनहिबिटर्स हैं ये क्या करेंगे, ये एस इनहिबिटर बेसिकली प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करेंगे। प्री लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं या इसके साइड इफेक्ट्स हैं ये सारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको इसके साथ लिंक मिल जाएगा एस इनहिबिटर्स का, वहाँ से आपने देख लेना है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम उसको हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में अप्लाई देते हैं किसी पेशेंट को, तो बीटा ब्लॉकर ने बेसिकली हार्ट रेट को कम करना है और इसके अलावा जो डायस्टोलिक फेज है उसको प्रोलॉन्ग करना है। डायस्टोलिक फेज जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन काम जो है बीटा ब्लॉकर्स करेंगे। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो हम इसमें ड्रग्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटोप्रोलोल है या कार्वेडिलोल है, इसमें आपने याद रखना है कि जो मेटोप्रोलोल है ये लॉन्गेस्ट इसका हाफ लाइफ है। ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का बीटा ब्लॉकर कौन सा है, तो वो हमारे पास मेटोप्रोलोल है। और जो कार्वेडिलोल है ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो इसमें क्या हमने कंसिडरेशंस देखनी है डायूरेटिक्स देते हुए कि अगर किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर है, एक्यूट हार्ट फेलियर के केस में हम क्या करेंगे, लूप डायूरेटिक्स देंगे। लूप डायूरेटिक में हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्यूरोसेमाइड है, फ्यूरोसेमाइड देंगे, लेकिन किस फॉर्म में देंगे, आईवी फॉर्म में। और अगर किसी को स्टेबल हार्ट फेलियर है तो स्टेबल हार्ट फेलियर में हम क्या करेंगे, थायाजाइड देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, फ्यूरोसेमाइड प्लस स्पाइरोनोलैक्टोन, ये हम देंगे जब किसी पेशेंट को स्टेबल हार्ट फेलियर है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वेजोडाइलेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेटर्स में कुछ ड्रग्स होती हैं वीनोडाइलेटर्स, कुछ होती हैं आर्टीरियोडाइलेटर्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें एक ड्रग है हाइड्रेलाजीन और कुछ हमारे पास क्या है, नाइट्रेट्स हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रेलाजीन है ये आर्टीरियोडाइलेटर है और जो नाइट्रेट्स हैं ये वीनोडाइलेटर्स हैं। अब देखो अगर हाइड्रेलाजीन आर्टीरियोडाइलेटर है तो आर्टीरियोडाइलेटर का मतलब है कि ये हमारा हार्ट था, यहाँ से हमने कहा कि ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहाँ पे ब्लड जाता है, एओर्टा में। एओर्टा क्या है, आर्टरी है। हम जब हाइड्रेलाजीन लेंगे तो आर्टरी जो है ये डायलेट हो जाएगी। जब ये डायलेट हो जाएगी तो ब्लड जो है वो आसानी से मूव करेगा आर्टरीज में। इसका मतलब है आफ्टर लोड जो है वो कम हो गया। तो हमारी हाइड्रेलाजीन ने क्या किया, आफ्टर लोड कम कर दिया और आफ्टर लोड कम होने की वजह से हार्ट का जो वर्कलोड था वो कम हो जाएगा, उसको ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा अभी हमने जो बात की पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स की, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स में आपको जो चीज़ें याद रखनी है, इसमें एक तो हम जो यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो इनहिबिटर्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं।
इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं, एक हमारे पास होती है मिलरिनोन और एक है एमरीनोन। तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ये काम कैसे करती हैं? ये इंट्रासेलुलर जो CAMP है उसके लेवल इंक्रीज करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। और ये आपने याद रखना है कि ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज होगा ये एक्ट करती हैं रेनॉल्ड रिसेप्टर्स के ऊपर, ये जो हमारे पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आपने जो बात याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है, ये आपने याद रखना है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, CAMP के लेवल्स बढ़ा के कैल्शियम इन्फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट्स जितने भी हैं, आइनोट्रोपिक जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को हम देते हैं IV रूट के थ्रू। ठीक है, अगर किसी को क्या है, एक्यूट अटैक है, एक्यूट अटैक ऑफ हार्ट फेलियर है, तो हम क्या करेंगे, IV के रूट से देंगे आइनोट्रोपिक ड्रग्स। फिर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर हम इन आइनोट्रोपिक एजेंट्स को क्रोनिकली यूज़ करते हैं, लंबे अरसे तक अगर हम यूज़ करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम ये ड्रग क्रोनिकली यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। अब मोर्टेलिटी रेट अगर इंक्रीज हो रहा है क्रोनिक यूज़ ऑफ आइनोट्रोपिक एजेंट्स की वजह से, तो हम कभी भी इनको ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो पेशेंट को यूज़ नहीं करवाते। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपने आइनोट्रोपिक एजेंट्स देने हैं तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो हमारी डाइजॉक्सिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है हार्ट फेलियर में। क्यों? क्योंकि इसका जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, इसका जो थेराप्यूटिक विंडो है या थेराप्यूटिक इंडेक्स है ये नैरो होता है, इस वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते। थेराप्यूटिक विंडो इसकी नैरो है, इसका मतलब है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो सकती है, इस वजह से इनको हम यूज़ नहीं करते। और लास्ट बात इसमें यह है कि अगर कोई पेशेंट यंग और वाइट है उसमें हम ACE इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, और अगर एल्डरली और ब्लैक पेशेंट है तो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आप, वो उसके लिए एक वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आपको सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए हैं कि किस तरह से आप हार्ट फेलियर और इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।